औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लॉजिकल रीजनिंग पर बात करने जा रहे हैं। याद रहे कि फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स के लिए हम अपनी प्रैक्टिस उरूज पर ले जा चुके हैं। बहुत कुछ हमने सॉल्व कर लिया, बहुत सारे टेस्ट दे दिए हमने। अब से हम लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये वीडियो यूट्यूब पर मौजूद है, वो स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे जो इस वक्त उस व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं जहाँ पर हम बाकी प्रिपरेशन कर रहे थे। इस वक्त हम और एडमिशन्स नहीं ले रहे बेटा, एम कैट और ई कैट में से वो स्टूडेंट जिनकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी, हम उन्हीं की तैयारी कंप्लीट करा रहे हैं। इसके अलावा इस तरह की वीडियोस यूट्यूब पर अपलोड की जाएंगी, ज़रूर देखिएगा आप सब लोग। सवाल है बेटा, अब आज हम बात करने जा रहे हैं क्रिटिकल थिंकिंग पर। लेकिन लॉजिकल रीजनिंग में एक हमारे पास क्वेश्चन आएगा क्रिटिकल थिंकिंग का। क्रिटिकल थिंकिंग से क्या मुराद है? देखो, क्रिटिकल थिंकिंग मेजर्स द मेंटल एबिलिटी ऑफ द रीडर टू एनालाइज अ शॉर्ट पैराग्राफ। एक शॉर्ट पैराग्राफ आपको दिया जाएगा और आपको उसे एनालाइज करना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि हमारे पास अब कुछ वर्ड्स हैं जिनको आपने समझना है। ट्रू, प्रोबेबली ट्रू, इनसफिशिएंट डेटा टू से ट्रू और फॉल्स, प्रोबेबली फॉल्स, फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या होगा? स्टेटमेंट आर ट्रू अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन द गिवन पैराग्राफ। अगर जो पैराग्राफ में बात की जाएगी उसके हवाले से नीचे कोई बात की जा रही है तो वो हम कहेंगे ट्रू है। यूनिवर्सल ट्रूथ है, स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्गूमेंट्स हैं, उन सबको हम क्या मानेंगे? उन सबको हम ट्रू मानेंगे। प्रोबेबली ट्रू का मतलब होगा स्टेटमेंट गिवन हैव ड्राइव कंक्लूजन्स विच आर अप्रूव्ड बाय द कंटेंट इन द गिवन पैराग्राफ। जो बात पैराग्राफ में की गई थी उससे मिलती जुलती बात हमारे पास अलहदा से की जाए और हम उसको ट्रू कंसिडर करेंगे। इनसफिशिएंट डेटा का मतलब है ऊपर बात कुछ और की हुई है, नीचे बात कुछ और की हुई है। प्रोबेबली फॉल्स का मतलब क्या होगा? सर, जो आप बात ऊपर कर रहे हैं उससे नीचे मिलती जुलती बात नहीं की जा रही। और फॉल्स का मतलब होगा कि एग्जैक्टली हमारे पास गलत स्टेटमेंट है। आइए एक एग्जाम्पल पर। कोरोना वायरस इज किलिंग पीपल अक्रॉस द ग्लोब। रिपोर्टेड केसेस वर राइजिंग इन अ कपल ऑफ मंथ्स ago, but now they are showing some decline. People are developing awareness about how to avoid getting infected. On top of that, people are now more willing to get vaccinated than a few months ago. The results are somehow heartwarming. कहता है कि सर, कोरोना वायरस इस वक्त दुनिया में लोगों को मार रहा है। केसेस हमारे पास पिछले कुछ महीनों में बहुत ज़्यादा थे, अब आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहे हैं। लोग जो है वो अवेयरनेस ले रहे हैं कि अब हम कैसे कोविड से बचेंगे, और अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगाना चाहते हैं जितना इससे पहले वो लगाने की बात कर रहे थे। अब कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। कोरोना वायरस इज़ डेडली। पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ वायरस एज सून एज पॉसिबल। वैक्सीनेशन सेंटर्स आर नाउ मोर क्राउडेड। द स्टेटमेंट गिवन आर। अब ये स्टेटमेंट ट्रू है, प्रोबेबली ट्रू है, इनसफिशिएंट डेटा है, प्रोबेबली फॉल्स है या फॉल्स है। देखो, कोरोना वायरस डेडली है, ये बात ऊपर बताई गई कि कोरोना वायरस ने बहुत सारे लोगों को मार दिया, ठीक है। फिर कहा जाता है पीपल वांट टू गेट रिड ऑफ वायरस एज सून एज पॉसिबल। यस, हम चाहते हैं कि अब लोग इस वायरस से अपनी जान छोड़ा दें। वैक्सीनेशन सेंटर्स आर नाउ मोर ओवर क्राउडेड। जब यहाँ बात की जा रही है कि सर अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन सेंटर हमारे पास क्या हो जाएंगे? वैक्सीनेशन सेंटर हमारे पास क्राउडेड हो जाएंगे। सो एज द वायरस इज किलिंग पीपल, इट इज़ डेडली। People are now more aware to take precaution and they want to get rid of it. As more people are willing to get vaccinated, vaccination centers are getting more crowded. All the statements are true. तो ये सारी बातें जो ऊपर लिखी गई हैं वो सब क्या है? सच हैं, चूँकि उस पैराग्राफ से आपने उसको समझ लिया। इस तरह के सवाल पेपर में आते हैं। आइए अब कुछ हम और क्वेश्चंस को देखते हैं यहाँ पर। अब सवाल है, अ फ्लैग इज अ ट्रिब्यूट टू द नेशन and should therefore not be hung outside at night. Hoisting the flag therefore happens at sunrise, bringing it down at the sunset. Only when a country flag is illuminated by a spotlight on the both sides, it may remain hanging after the sunset. अब क्या कहा जा रहा है सर? हमें यहाँ पर कहा जा रहा है कि फ्लैग जो है वो किसी भी नेशन का ट्रिब्यूट है, ठीक है। इसे कब लगाया जाता है? सर, इसे सुबह जब सूरज निकल रहा होता है इसको ऊपर की तरफ चढ़ाया जाता है। उस वक्त रात के वक्त हम कंट्रीज़ की फ्लैग लगाते हैं जिस वक्त हमारे पास दोनों तरफ स्पॉटलाइट्स मौजूद होंगी। अब पहला क्या है? फ्लैग्स कैन नॉट बी होस्टेड एट नाइट। फ्लैग्स शुड बी होस्टेड इन द सनशाइन ओनली। फ्लैग्स कैन नॉट बी होस्टेड एट होम्स। अब बताइए ये स्टेटमेंट क्या है? सर, ऐसी कोई बात ऊपर से हमें नहीं मिली। हमने कहा कि नाइट में भी लगाए जा सकते हैं,
ज़रूरी नहीं कि सनशाइन में होगा, हम अपने घरों पर भी झंडे लगा सकते हैं। तो हमारे पास ऊपर दी हुई स्टेटमेंट क्या बन गई? फॉल्स बन गई। अगले सवाल पर आते हैं। Overfishing is the phenomena that too much fish is caught in a certain area, which lead to the disappearance of the fish species in that area. एक ही जगह से अगर बहुत ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाएंगी तो फिर उस जगह पर मछलियों की तादाद कम हो जाएगी। This trend can only be reversed by mean of catch reduction measure. These must therefore be introduced and enforced. अब इससे क्या चीज़ हम कह रहे हैं? ओवरऑल फिशिंग इज इलीगल, रिडक्शन मेजर शुड बी इम्पोज अगेंस्ट फिशिंग, फिशिंग इज लीगल। अब ये बातें क्या है सर? ये बातें डायरेक्टली के ऊपर लिखी हुई हैं? नहीं सर, ये बातें डायरेक्टली ऊपर नहीं लिखी हुई है। हमने कहा था कि जब बातें डायरेक्टली ऊपर नहीं लिखी हुई होंगी और वो बातें सच होंगी तो हम उसे प्रोबेबली ट्रू कहेंगे। देखो, ओवर फिशिंग इलीगल है, ऊपर की बातों से हमें समझ में आ रहा है। रिडक्शन मेजर शुड बी इम्पोज अगेन ओवर फिशिंग, ऊपर की बातों से ये बात मिल रही है कि हम चाहते हैं कि ओवर फिशिंग को कम से कम कर दिया जाए। फिशिंग इज लीगल, ऊपर कहीं भी ये नहीं कहा कि फिशिंग इलीगल है। ओवर फिशिंग पर बात की थी कि ओवर फिशिंग यानी एक ही जगह से ज़्यादा मछलियाँ पकड़ना इलीगल था। तो हमने अपना आंसर क्या बनाया बेटा? हमने कहा इट इज़ प्रोबेबली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। The fundamental characteristic of the world students now enter is ever accelerating change, a world in which information is multiplying even as it is swiftly becoming obsolete and out of date, a world in which ideas are continually restructured, retested, and rethought, which where one cannot survive with simply one way of thinking. अब यहाँ पर क्या बात की जा रही है, ये उर्दू में समझते हैं। कहते हैं द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वर्ल्ड स्टूडेंट्स नाउ एंटर इन एवर एक्सीलरेटिंग चेंज, यानी अब जो स्टूडेंट्स की थिंकिंग मैकेनिज्म है वो बहुत फास्ट हो रही है और एक नई दुनिया में एंटर हो रही है। अ वर्ल्ड इन विच इंफॉर्मेशन इज मल्टीप्लाइंग इवन एज इट इज स्विफ्टली बिकमिंग ऑब्सोलीट एंड आउट ऑफ डेट। आज के दौर में वो इन्फॉर्मेशन भी बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई कर रही है, आगे बढ़ रही है, भले ही वो इन्फॉर्मेशन आपके पास आउट टू डेट इन्फॉर्मेशन क्यों ना हो। अ वर्ल्ड इन विच आइडियाज़ आर कंटिन्यूसली रीस्ट्रक्चर्ड, ऐसी दुनिया जहाँ पर आइडियाज़ पर सोचा जाता है, आइडिया से आइडिया निकाले जाते हैं, और आज की दुनिया में वो सर्वाइव नहीं कर सकता जो सिर्फ एक ही बात सोचता है। अब वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी फास्ट, यस मेंशन हुआ हुआ है ऊपर। फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी स्विफ्ट, यस मेंशन हुआ हुआ है ऊपर। डाइवर्सिफाइड थिंकिंग इज़ नाउ रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट फॉर सक्सेस, ये कहता है वन वे थिंकिंग वाला आगे नहीं चल सकता, तो हमारे पास डाइवर्सिफाइड थिंकिंग वाला ही आगे चलेगा। सो सर द स्टेटमेंट्स प्रेजेंट आर ट्रू इन दिस क्वेश्चन। एक और सवाल बेटा प्रैक्टिस करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि और जितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं उतना क्लियर हो रहा है। अ फ्ली कैन जंप 7 inches और 150 times its own length, either vertically or horizontally. An equivalent jump for a person would be more than 550 feet, the height of the Washington Monument. Fleas can jump 30,000 times in a row without stopping, and they are able to accelerate through the air at an incredibly high rate, a rate which is over 10 times what humans can withstand in an aeroplane. अब क्या बातें की गई ऊपर? सर हमने एक एनिमल का जिक्र किया जो जंप कर सकता है 7 inches, 150 टाइम्स उसकी अपनी लेंथ से ज़्यादा, चाहे हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो। एंड इक्विवेलेंट जंप फॉर अ पर्सन वुड बी मोर देन 550 फीट, अगर इंसान इतनी जंप लगाएगा तो वो 550 फीट से ज़्यादा होगा। दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू द वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट। फ्ली जंप कर सकता है 3000 टाइम्स इन अ रो विदाउट स्टॉपिंग, एक साथ इतनी जंप्स लगा सकता है। एंड दे आर एबल टू एक्सेलरेट, वो हवा के साथ आगे भी तेज़ी से बढ़ सकता है। अब फ्लीज आर सम ऑफ द बेस्ट जंपर्स इन द नेचुरल वर्ल्ड। ऊपर बेटा डायरेक्ट बात लिखी हुई तो नहीं है ना, लेकिन इससे ये बात आपको पता तो लग रही है। अ मैन कैन नॉट जंप मोर देन इट हाइट्स, बिल्कुल ऊपर हमने मेंशन कर दिया कि ऐसा इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है, फ्ली करता है सिर्फ। फ्लीज एन इंसेक्ट, तो सर डायरेक्टली बताया भी नहीं था इट्स एन इंसेक्ट, लेकिन ये तीनों बातें इसी से हमें मिल रही हैं तो हमने नाम दे दिया दे आर प्रोबेबली ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई रीडर्स आर सुपीरियर टू बुक्स बिकॉज दे प्रोवाइड हेल्पफुल रीडिंग टिप्स एंड टूल्स दैट प्रिंटेड बुक्स डू नॉट। जो ऑनलाइन बुक्स पढ़ते हैं, जो ऑनलाइन एजुकेशन ले रहे हैं, अब ज़ाहिर अब आप कोई पीडीएफ पढ़ते हो तो उसमें आपके पास सर्चिंग ईजी हो जाती है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू फिजिकल बुक जो आपके सामने। द टिपिकल ई रीडर अलाउ इट्स यूजर टू कस्टमाइज लेटर साइज, फॉन्ट, लाइन स्पेसिंग, इजीली आप उसमें एडिटिंग कर सकते हो ना। इट ऑल्सो अलाउ हाईलाइटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक बुक मार्किंग, आपके पास अगर आईपैड मौजूद है तो आप उसमें मार्क भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो। फर्दरमोर इट ग्रांट यूजर्स द एबिलिटी टू गेट एन ओवरव्यू ऑफ अ बुक and then jump to a specific location
बेस्ड ऑन द ओवरव्यू आप इजीली पेजेस पे स्वैप कर सकते हो. While these all are nice feature, perhaps the most helpful of all is the ability to get dictionary definition at the touch of finger. अगर इंटरनेट चल रहा है तो फौरी तौर पर आप उससे बहुत सारी चीज़ें हासिल कर सकते हो, डेफिनेशन निकाल सकते हो. पहली स्टेटमेंट है ई रीडर इज़ वेरी हेल्पफुल. ठीक है सर, ऊपर ये बता दिया हमें, सीधा सीधा बताया कि दे आर वेरी हेल्पफुल बिकॉज ये मुख्तलिफ टेक्निक्स बता रहे हैं. यू नीड नॉट कंसल्ट अ डिक्शनरी वाइल यूजिंग एन ई रीडर. ऊपर बता दिया कि सर फिंगर टच पे मिल जाएगा हमें. प्रिंटेड बुक्स डू नॉट गिव अ गुड कस्टमाइज इंटरफेस टू द रीडर. जिस तरह प्रिंटेड बुक में ईजी नहीं होता चीज़ें मालूम करना, तो ये सारी स्टेटमेंट क्या है, ये सब स्टेटमेंट तो ट्रू स्टेटमेंट्स कहलाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. Zendersol, a new potential lethal drug कहते हैं खतरनाक drug, is being blamed for numerous illness and death of 6 Ancorston residents. According to the Water and Sewer Authority official, the drug has somehow found its way into the city water system, resulting in the contamination of household drinking water for thousands of local residents. एक ड्रग पानी में मिक्स हो गई है जो लोगों तक पहुंच गई है और हज़ारों लोग उस कंटामिनेशन का पार्ट बन चुके हैं. अब यहाँ पर हमारे पास सवाल क्या दिया गया है, जनरल कॉज मोर्टेलिटीज़. डायरेक्ट ऊपर नहीं लिखा हुआ सर ये बात, लेकिन आपने इससे खुद ये समझ लिया है. एक भी स्टेटमेंट आपको समझ में आ गई ना तो आपके लिए आंसर ढूंढना आसान हो जाएगा. ड्रग फाउंड इट्स वे इनटू वाटर सप्लाई ड्यू टू नेग्लिजेंस ऑफ वाटर एंड सिवियर अथॉरिटी. अब जाहिर है अगर वाटर सप्लाई में ड्रग आ गई है तो किसी ने अपना काम ठीक से नहीं किया. डायरेक्ट तो नहीं लिखी हुई ना बेटा ये बात, आपने इससे खुद सोचा इस बात को. ड्रग विल कॉज मोर डेथ इन फ्यूचर. हज़ारों लोग तक पहुंची है तो ये और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है. ऐसी कंडीशन को बेटा हम नाम दे रहे हैं हमारे पास कि ये कैसी वैल्यू है सर, ये प्रोबेबली ट्रू है. फिर सवाल है, अ सर्विस डॉग इज अ डॉग दैट हैज़ बीन ट्रेन टू असिस्ट समवन हु हैज़ अ फिजिकल प्रॉब्लम. Sam lets Mona lean on him when she walks. He also pulls her wheelchair and turns light on and off. When Mona drops something, Sam picks it up. He even pulls her socks off a night. अब क्या क्या जा रहा है, सर्विस डॉग हेल्प समवन टू डू वंस रूटीन वर्क. ये बात ऊपर बताई गई है सर. मोना हैज़ अ वंडरफुल सर्विस डॉग नेम सैम. ये बात ऊपर बता दी गई है सर. सर्विस डॉग्स आर वेरी फेथफुल टू देयर ऑनर्स. ये बात भी ऊपर बताई है सर. तो तीनों बातें ऊपर मौजूद हैं. दैट इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट. फिर सवाल है, द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 इज मल्टी faceted and is clearly manifested in almost all sectors, particularly the health, education, and economic sector. Since the announcement of the virus as a pandemic in March 2020, there have been a plethora of daily reports on its impact on the lives of millions across the world. कोविड-19 पर बात की जा रही है कि सर इसने एजुकेशन पर, इकोनॉमी पर, हेल्थ पर अपना असर दिया है. इसे पेंडेमिक अनाउंस किया था मार्च 2020 में, जिसके बाद इसने बहुत सारे लोगों पर अपना इम्पैक्ट छोड़ा. सवाल है, देयर इज़ नो सेक्टर विच इज़ नॉट अफेक्टेड बाय कोविड-19. ऊपर कह दिया जब हमने ग्लोबल इम्पैक्ट प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियस है कि हर जगह पर पहुंचा है, कोई सेक्टर बचा नहीं है. होल्ड वर्ल्ड इज अफेक्टेड बाय द वायरस. अगेन ग्लोबल से आपको ये बात मिल गई बेटा. इम्पैक्ट ऑफ कोविड ऑन एजुकेशन एंड इकोनॉमी इज लॉन्ग लास्टिंग. ये बात भी क्लियर मेंशन की गई है. तो जो स्टेटमेंट दी गई है वो क्या है, वो स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है. The Ministry of Finance claimed that Pakistan have achieved a 3.97% growth in the GDP during FY 2020 and 21. It means that things are going in the right path and the country is moving towards economic sustainability and development. Agricultural, industry, commerce and foreign income are the main components of Pakistan economy. अब स्टेटमेंट क्या है, पाकिस्तान will achieve 4.5% growth in 2021 and 2022. ठीक है. Industries are the main components of GDP growth. If policies remain consistent, GDP will reach 6%. क्या ये बातें ऊपर की गई हैं? नो सर, ये बातें ऊपर नहीं की गई हैं. तो सर हमारे पास इनसफिशिएंट डेटा है कि हम इसको ट्रू कहें या फॉल्स कहें. Many opponents of the helmet law agree that helmets save motorcyclists' life, but insist that the decision to wear a helmet should be left on the individual rider. Perhaps this argument would be valid if motorcyclists were the only one negatively affected by their decision, but this is not the case. कह रहे हैं कि जो बहुत सारे अपोनेंट हैं हेलमेट लॉ के, वो इस बात को मानते तो ज़रूर हैं कि हेलमेट सेफ करती है, लेकिन साथ में ये भी कहते हैं कि उस इंडिविजुअल पर छोड़ दिया जाए कि वो पहनना चाहता है या नहीं पहनना चाहता.
अब हम कहते हैं कि सर हमारे पास स्टेटमेंट क्या दी है, इट इज़ द सोल डिस्क्रिशन ऑफ द मोटरसाइकिलिस्ट टू वियर अ हेलमेट। क्या मोटरसाइकिलिस्ट ने मना कर दिया हेलमेट नहीं पहनने से? सर ऐसा तो नहीं हुआ। अ मोटरसाइकिलिस्ट नॉट वेयरिंग हेलमेट एंडेंजर्स ओनली हिज लाइफ। नो सर, उसके साथ अगर कोई और पीछे बैठा हुआ है जो सामने मौजूद है उनको भी नुकसान तो हो सकता है। अ मोटरसाइकिल राइडर शुड नॉट बी फाइंड फॉर नॉट वेयरिंग हेलमेट। ऐसा नहीं है सर, उस पर चालान होगा, फाइन लगेगा। तो हम कहते हैं ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट्स हमारे पास फॉल्स स्टेटमेंट है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन 10 सवालों के बाद हमें ये बात समझ में आ चुकी है कि किस तरह आपने इसे सॉल्व करना था। इसके बाद बेटा कुछ और क्वेश्चंस हैं, ये आपके साथ में 10 मोर क्वेश्चंस हैं, ये आपके साथ मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इनको एक दफ़ा पढ़ने की, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि लॉजिकल रीजनिंग हम किस तरह समझते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास में हम फर्दर आगे टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज़।